2.3 द सेल इंटीरियर ए कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। आइए अब बात करते हैं कोशिका के अंदर वाले भागों की, ठीक है, कि वो कैसे एक साथ जो है एक कोऑर्डिनेटिंग वर्किंग सिस्टम यानी कि किस तरीके से वो एक साथ कार्य करते हैं या कार्य प्रणाली जो है उसके बारे में बात करेंगे। यू हैव लर्न दैट मोस्ट सेल्स हैव 3 बेसिक पार्ट्स। आपने सीखा कि जनरली कोशिका की 3 मूलभूत भाग होते हैं, ठीक है, 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। पहला ए सेलेक्टिबल परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एक जो चयनित वाली जो आपकी झिल्ली थी। दूसरा ए सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। एक तो आपकी ये सेल थी, ठीक है, इसके अंदर क्या था आपका, ये तो हो गई आपकी मेम्ब्रेन, ये आपने पढ़ी थी, ठीक है। इसके अंदर जो बीच में जेली लाइक जो सब्सटेंस है वो उसको आपने क्या बोला, उसको आपने बोला साइटोप्लाज्म, ठीक है। और वहीं कहीं इसके बीच में एक इस तरीके का पार्ट है, उसे हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियस, ठीक है, a prominent nucleus. In addition to the nucleus, the cytoplasm contains several subcellular components called organelles. बेटा न्यूक्लियस के साथ साथ जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर और भी अन्य तरीके के जो है कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें अंग पाए जाते हैं जनरली, जिसे आप ऑर्गेनल्स बोलते हो, ठीक है, यानी कि कोशिकांग बोलते हो। What is this? This is organelles. Organelles यानी कि कोशिकांग। जैसे हमारे अंग होते हैं ना, आंख से हमें देखने के लिए हमें आंख हेल्प करती है, सुनने के लिए हमें कान हेल्प करते हैं, टेस्ट करने के लिए आपकी जीभ हेल्प करती है। तो ऐसे ही कोशिका के अंदर और भी कई तरीके के अंग होते हैं, ठीक है, जिनको ऑर्गेनल्स बोला जाता है। Along with other substances present in it, most of which are only visible with an electron microscope. और इसके साथ साथ भी और कई तरीके के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन उनको हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का ये वाला पार्ट, ठीक है, आपको ये बहुत ध्यान से समझना है। देखो एक बैक्टीरिया सेल आपको दी गई है, ठीक है, पहले बैक्टीरिया सेल की हम लोग बात करते हैं। तो बैक्टीरिया सेल के अंदर देखो एक तो सेल वॉल है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियोइड है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और एक अपेंडेजेस है लोकोमोशन के लिए, यानी आप ऐसे बोल सकते हो हेयर लाइक स्ट्रक्चर या टेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, मूवमेंट करने के लिए। ये तो किसकी बात की मैंने, बैक्टीरिया की, जीवाणु की। अब वही कहीं मैं बात करती हूँ प्लांट सेल की। प्लांट सेल के अंदर देखो क्या क्या चीजें हैं। प्लांट सेल के अंदर आपका सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस और सेल मेम्ब्रेन। ये सब किसमें प्रेजेंट है बेटा आपका, ये सब प्रेजेंट होता है आपका प्लांट सेल के अंदर। यानी इतने सारे ऑर्गेनल्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। वहीं कहीं अगर मैं बात करूं एनिमल सेल की, ठीक है, जैसे हम लोगों के अंदर जो है जो सेल्स पाई जाती हैं उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, गोल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। जनरली आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ये नेमिंग जो आपकी हुई है ना बेटा, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। वैसे यहाँ पर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर भी मैं जैसे आपको स्ट्रक्चर वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा। बट जनरली क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम्स के अंदर ना इस तरीके से पूरा ये आपका फिगर बना हुआ आएगा, तो आपको बताना होगा कि इसका नेम क्या है, या ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसका नेम बताओ, या इसका नेमिंग करने के लिए दो। तो इसीलिए आपको जो भी पढ़ना है वो बहुत ध्यान से, जितने भी आप फिगर्स को देखते हुए चलोगे बहुत ध्यान से उनको देखना है और ध्यान से उनको समझना है। Study the given diagrams of a bacterial cell, plant cell and the animal cell, figure 2.10 ABC। तो इससे पहले आपको क्या करना है, इन डायग्राम्स को अच्छे से देख लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। बैक्टीरिया सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल में थोड़ा सा गो थ्रू होना है कि आपको मतलब क्या क्या टर्म्स आपको अभी आगे पढ़नी है। सेकेंड, ऑब्जर्व द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ देम। अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है ना, आपको उनको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। अब आपको 2.1 के अंदर जो अपनी ऑब्जर्वेशन है उसको फिल भी करना है। A bacterial cell lacks a well-defined nucleus and a membrane-bound organelles surrounded by their own membrane. Such cells are called prokaryotic cells. अब क्या कह रहा है कि बेटा कुछ ऐसी सेल्स आपको देखने को मिलेंगी, कुछ ऐसी कोशिकाएं आपको देखने को मिलेंगी जिसके अंदर आपको क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से न्यूक्लियस भी दिखाई नहीं देगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर ध्यान से देखोगे तो आपको बीच में ही देखो ये नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियस है ना, ये नजर आ रहा है कि ये न्यूक्लियस है। लेकिन बैक्टीरिया सेल के अंदर हम लोगों को कोई प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियस के बारे में नहीं पता चलेगा, ठीक है। साथ ही साथ
लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी कि जो भी अदर जो उसमें ऑर्गेनल्स आपके प्रेजेंट होंगे, जो अदर अंग होंगे, वो क्या होंगे बेटा, वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होंगे। यानी कि मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, देखो आप यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनल्स देख रहे हो, उन सबकी जो है एक मेम्ब्रेन बनी हुई है ना, ये देखो इसकी ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनकी मेम्ब्रेन है, मतलब हर एक जो आपका ऑर्गेनल है वो अलग से क्लासीफाई आप कर सकते हो कि हाँ ये दूसरा मेम्ब्रेन है ये हो, लेकिन आप लोग बैक्टीरिया के अंदर इस तरीके से आप जो है अच्छे से बता नहीं सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि एक तो इसके अंदर जो है आपको अच्छे से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, साथ ही साथ आपको इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी सही से नहीं दिखेंगे, ठीक है। इस तरीके की कोशिका जिसके अंदर ये दो क्वालिटीज पाई जाएंगी, उस तरीके की कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसमें प्रो का मतलब क्या होगा, प्रिमिटिव, ठीक है, और कैरियंस का मतलब होगा न्यूक्लियस, यानी कि आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि जिसका जो न्यूक्लियस है ना वो प्रिमिटिव स्टेज पर है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ नहीं है, जो आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा नहीं। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज टेक प्लेस डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म। कई तरीके की जो कोशिकाओं द्वारा की जाने वाली जो अभिक्रियाएं हैं वो आपकी बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर ही डायरेक्टली हो जाती है। इन कंट्रास्ट जबकि देखा जाए तो प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उनके अंदर बहुत अच्छे से दिखने वाला न्यूक्लियस होता है, एंड सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और बहुत अच्छे तरीके से मेम्ब्रेन्स के अंदर बाउंड जो आपके घिरे हुए जो आपके कोशिका के अंग हैं, इस तरीके की कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब ट्रू, सच्चा, साफ, अच्छे से जो जिसको आप बोल सकते हो, और कैरियंस का मतलब न्यूक्लियस। तो समझ आए यहाँ पे दो चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से। पहली चीज प्रोकैरियोटिक सेल्स, वो वाले ऑर्गेनिज्म या वो वाली सेल्स जिनके अंदर आपका ना ही तो अच्छे से न्यूक्लियस डिफाइन होगा और ना ही आपके जो ऑर्गेनल्स है वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, वो होंगे आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स। जबकि जिसके अंदर आपका अच्छे से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और जो आपके ऑर्गेनल्स है वो भी अच्छे से वेल डिफाइंड होंगे या मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होंगे, वो उस तरीके की सेल्स आपकी कहलाएंगी यूकैरियोटिक सेल्स। हिंदी में बेटा ये सेम ही है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है। More details of the characteristics of prokaryotic and eukaryotic cells is given in table 2.2। कह रहा है कि और ज्यादा अच्छे से जो इनके बारे में जो डिटेल है, जो इनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या होती है इनकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की, वो आपको टेबल 2.2 में बताई गई है। आइए अब नेक्स्ट आते हैं टेबल 2.1 पे। क्या कह रही है टेबल 2.1, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। अब जो उनका स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर आपको अलग अलग सेल्स की जो काइंड, अलग अलग काइंड के जो सेल्स है उनको आपको कंपेयर करना है, ठीक है। सबसे पहले जो आपका दिया गया है क्या है बेटा, आपका बैक्टीरियल सेल। पूछ रहा है आपसे कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है कि नहीं, तो सीधी सी बात है, अभी हम लोग ऊपर देख कर आए हैं कि सेल मेम्ब्रेन तो सबके अंदर प्रेजेंट होती है ना, लेकिन जो आपकी सेल वॉल होती है वो आपकी बैक्टीरिया में तो प्रेजेंट होगी, कुछ फंगी में भी प्रेजेंट होती है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जबकि आप कह सकते हो कि एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। अगला देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो बेटा सब में प्रेजेंट था, ठीक है। अच्छा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किस में था, क्या बैक्टीरिया सेल में था, नहीं, क्यों, क्योंकि वो किस में आते हैं, वो आते हैं आपके प्रोकैरियोट्स में, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसमें हम डालेंगे एब्सेंट। प्लांट और एनिमल सेल में हम लोगों ने अभी देखा था इमेज फिगर के अंदर, तो उसके अंदर दोनों तरफ प्रेजेंट था, ठीक है। नेक्स्ट आओ प्रिमिटिव न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड्स जेनेटिक मटेरियल। देखो बेटा, जो न्यूक्लियोइड्स से, अगर आप ध्यान से बैक्टीरिया सेल पे जाओगे, वापस से जाते हैं, ये देखो न्यूक्लियोइड जो है वो इसमें प्रेजेंट है ना, बैक्टीरिया सेल के अंदर प्रेजेंट है, जबकि इन दोनों के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है, प्रिमिटिव नहीं होगा, इसमें पूरा मैच्योर होगा, ठीक है। अच्छा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बैक्टीरिया सेल के अंदर तो है ही नहीं, एब्सेंट थे, जबकि प्लांट सेल में प्रेजेंट थे और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट। यहां जाते हैं अपना रेडी टू गो बियॉन्ड, देख लेते हैं क्या है ये। वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स आर एसेलुलर। वायरस, वायरॉइड और प्रायोन्स ये जो होते हैं ना बेटा, ये अकोशिकीय होते हैं, नो सेल्स, यानी कि इनके अंदर कोई सेल नहीं होगी। इन्फेक्शियस एजेंट दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप।
ये क्या है, ये एक संक्रामक एजेंट है, यानी कि जो कोई कुछ चीज संक्रमित करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये इतने छोटे होते हैं कि ये लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी आप लोग नहीं देख सकते। वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ सम जेनेटिक मटेरियल विद अ प्रोटीन कोड। बेटा वायरस के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है, जो मैं बताती जाऊंगी ना, जो मैं यहाँ पे स्टार मार्क करती जा रही हूँ। देखो वायरस कौन होते हैं, वायरस वो होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन कोड के साथ होता है, ठीक है। वायरॉइड्स लैक प्रोटीन कोड अराउंड इट्स जेनेटिक मटेरियल। वायरॉइड्स क्या होंगे, वायरॉइड्स वो होंगे जिनके पास जेनेटिक मटेरियल तो होगा लेकिन उसके ऊपर प्रोटीन कोड नहीं होगी। कहीं कहीं प्रायॉन्स क्या होंगे, आर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स विच लैक जेनेटिक मटेरियल। ये क्या होता है, ये मिसफोल्डेड है। मिसफोल्डेड का मतलब क्या, अलग तरीके से या गलत तरीके से मुड़ा डुड़ा, कैसा भी मुड़ा हुआ जो एक प्रोटीन है जिसके ऊपर क्या है बेटा, जिसके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। अभी जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, अभी आगे आप लोग पढ़ोगे, पर फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। ये अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो जनरली हेल्प करते हैं पेरेंट्स के कैरेक्टर को जो उसकी आगे आने वाली जनरेशन है उनके अंदर ट्रांसफर करने में, ठीक है। अब कंपैरिजन देख लेते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप डबल स्टार लगा लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम्स में सबसे ज्यादा जो है आपका फेवरेट टॉपिक जो है ये एग्जामिनर्स का, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस। किसमें बताया था मैंने आप लोगों को, प्रोकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। जनरली अगर मैं सेल के डायमीटर की बात करूं ना बेटा, तो ये 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है, जबकि यूकैरियोट जो है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर तक होता है। नंबर ऑफ सेल्स की बात करोगे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये जो है यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर ज्यादातर जो आपके एक ही कोशिका वाले आते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर आपके दोनों आ सकते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर वाले भी आ सकते हैं और मल्टीसेलुलर वाले भी आ सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, वो कोशिकांग जिनके पूरे आसपास झिल्ली होती है, वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। आप लोग प्लांट और एनिमल सेल्स अभी अच्छे से देख कर आए। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। Which of the cell given in figure 2.10 fall under the categories of prokaryotes and eukaryote cells? अब आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से अपने आप ही ये लोग बता दोगे कि अगर आपको जो फिगर 2.10 के अंदर जो भी सेल्स की पिक्चर्स दी गई हैं, आप आराम से उनको कैटेगराइज कर दोगे कि कौन प्रोकैरियोट में जाएगा और कौन यूकैरियोट्स में जाएगा। इज इट ओके? रेडी टू गो बियॉन्ड? फिर से देख लेते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ए नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स फॉर्म द साइटोस्केलेटन्स। बेटा एक पतले पतले बहुत ही महीन रेशे का एक जाल होता है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको साइटोस्केलेटन बोला जाता है, यानी हिंदी में अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको बोला जाता है कोशिका कंकाल। विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जो क्या करता है, जो कोशिकाओं को एक तो संरचनात्मक सहारा देता है, मेंटेन्स सेल शेप, कोशिका की जो शेप है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, एंड इनेबल्स सेल मूवमेंट एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट, और साथ ही साथ क्या करता है बेटा, साथ ही साथ कोशिकाओं की गति और कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इट इज विजिबल ओनली अंडर अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज अ सेपरेट एंटिटी। बेटा इसको अलग तरीके से ही, ये अलग तरीके से ही जो है इसको आप देख सकते हो किसमें, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। The cytoplasm may also store starch in plant cells or crystals of calcium oxalate or silica in some plant cells. These are known as cell inclusions. क्या कह रहा है बेटा कि जो ये कोशिका द्रव में ना स्टार्च जो इकट्ठा होता है, ठीक है, कुछ पौधे कोशिकाओं में, जबकि कुछ एक के अंदर जो है वो किस में स्टोर होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर सिलिका के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। और इन सभी जो इकट्ठे पदार्थ है ना, इन सभी को क्या बोला जाता है, इन सभी को कोशिका का इंक्लूजन्स बोला जाता है, यानी कि अंतर्वेशन बोला जाता है, अंतर्वेशन बोला जाता है, अंतर्वेशन, ठीक है। 2.3.1 Why do eukaryotic cells need these organelles? अब हमने देखे कि कई तरीके के कोशिकांग जो है सेल्स को चाहिए होते हैं, ठीक है। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, उनको इस कोशिकांग की जरूरत क्यों होती है, ठीक है। जो यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है, और ऑर्गेनल्स क्या होता है आपका, अभी आपको पहले भी बताया है, कोशिकांग। तो इनकी जरूरत जनरली क्यों होती है, आइए देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम।
कह रहा है कि बेटा यूकैरियोटिक सेल्स में ना कई तरीके के लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। अलग अलग सेल की जो कोशिकांग है वो इन सभी को एक ही काम एक ही समय पे पूरा करती है, अलग अलग तौर पे, इंडिपेंडेंटली, मतलब आप बोल सकते हैं स्वतंत्र रूप से। जैसे आप पढ़ोगे राइबोसोम्स है, गोल्जी बॉडीज है, ठीक है, लाइसोसोम है, या आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सब जो है पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंट रूप से काम करते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स। अब देखो कोशिकांग की जरूरत होती क्यों है जनरली, क्योंकि ये हेल्प करता है, ये सहायता करता है नए पदार्थ बनाने में, रिमूविंग वेस्ट, जो आपका वेस्ट है उसको हटाने में, एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल, और कोशिकाओं को ऊर्जा देने के लिए भी कोशिका अंग की जरूरत होती है। दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ अ सेल। ये सभी एक साथ मिलकर जो कोशिका के कार्य, जनरली आप बोलोगे तो जितने भी तरीके के कार्य हैं वो एक साथ करने में हेल्प करता है। दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ अ सेल। ये एक साथ कोशिका के सभी तरीके के फंक्शंस करने में हेल्प करती है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ए सेल इज लाइक अ टाइनी लिविंग फैक्ट्री विद ईच ऑफ इट्स पार्ट डूइंग अ स्पेसिफिक जॉब। क्या कह सकते हो कि ये जो कोशिका है ना, ये एक जैविक फैक्ट्री की तरह है, ठीक है, जिसमें हर एक पार्ट उसका अपनी अलग अलग स्पेसिफिक जॉब करता है। लेट अस एक्सप्लोर दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अ सेल। तो चलो अब क्या करते हैं, अब कोशिका के अंदर जो ये इस तरीके के स्ट्रक्चर है, जो विशेष संरचना है, आइए इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है बेटा, न्यूक्लियस, हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस। क्या कह रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोडेड इंस्ट्रक्शन यानी कि मतलब जनरली कोड में जो बात करता है ना, यानी आपने जैसे आपने कंप्यूटर को कोई कोड डाला, ठीक है, और फिर उसने उसका जो है आपको रिजल्ट दिया, ठीक है, या कोई मशीन है जिनकी जो कोडिंग सिस्टम पर काम करती है, आप कोड डालोगे और वो वर्क परफॉर्म करेगी। इसी तरीके से कोशिका के अंदर जो आपका कोड इंस्ट्रक्शन हाउस है वो कौन है, वो आपका न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक है। द न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बेटा अब जरा ध्यान से हम लोग जो है इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से और अच्छे से समझेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो इस तरीके से देखो, एक लेयर है और उसी के साथ साथ एक दूसरी लेयर भी है, ये ठीक है। तो जनरली आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस की दो लेयर होती है, ठीक है, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो, इसीलिए आप इसको डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनल बोलते हो, ठीक है, जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होती है, डबल लेयर होती है, which has pores that allow the transfer of material between the nucleus and the cytoplasm। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, और मैंने क्या बताया था आपको कि न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है ना, यानी ये जो एक तरीके से ऐसे जो एक कोशिका होती है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से साइटोप्लाज्म होता है। तो क्या करता है कि जनरली साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियस के बीच में जो भी सामान को ट्रांसफर करने का जो काम होता है वो कौन करते हैं बेटा, वो आपके करते हैं पोर्स। अब ये पोर्स कहां पर है, तो जरा ध्यान से देखो, ये देखो, अगर आप लोगों को यहाँ ध्यान से पोर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। द न्यूक्लियोलस इज द डेंस राउंड बॉडी इन द न्यूक्लियस वेयर सिंथेसाइज ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट टेक प्लेस। क्या कह रहा है बेटा कि जो आपका न्यूक्लियोलस है, ये क्या है, ये अंदर की तरफ एक डेंस बॉडी है, एक आप बोल सकते हो सघन गोलाकार संरचना है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, जिसके अंदर आपकी राइबोसोम्स की छोटे छोटे यूनिट्स जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये देखो अंदर की तरफ इस तरीके से एक डेंस यूनिट है, ठीक है, एक आप बोल सकते हो डेंस स्फेरिकल एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, राउंड बॉडी है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा आपके, इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो कि ये सिंथेसाइज का काम करती है। किसके सिंथेसाइज का, ये आपके राइबोसोम्स का सिंथेसाइज करती है, ठीक है, राइबोसोम्स की सब यूनिट का सिंथेसाइज करती है। The subunit then exit the nucleus to cytoplasm where one large and one small subunit assemble to form ribosome। वहीं कहीं बेटा बीच में एक जो डेंस राउंड बॉडी मिलती है जिसके अंदर राइबोसोम की सब यूनिट्स जो है वो बनती हैं, ठीक है। अच्छा फिर होता क्या है, फिर ये सब यूनिट्स जो है वापस से साइटोप्लाज्म के अंदर एग्जिट हो जाती हैं, जहां पे बड़ी और छोटी दोनों यूनिट्स को रिजेंबल करके असेंबल करके मिलाकर राइबोसोम्स का निर्माण होता है। होप सो सभी बच्चों को समझ आया होगा। आगे बढ़े। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। अब क्या कह रहा है कि जो केंद्रक है इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं आपके बेटा गुणसूत्र, विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। क्या कह रहा है, ये देखो जरा इधर ध्यान से, ये रे
कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि दो रॉड्स जो होती है ना उनको इस तरीके से सटा के आपका एक इस तरीके से क्रॉस बना दिया, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि आपको किस तरीके से दिखेगा, आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो कैसा दिखेगा, रॉड जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, जो कब दिखता है, वो जब भी विजिबल है जब आपकी जो सेल है वो क्या होने के लिए, डिवाइड होने के लिए, यानी कोशिका का जब विभाजन होने लगता है तभी ये स्ट्रक्चर हमें विजिबल होता है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे हाई मार्क करनी है, chromosomes contain information for inheritance of character from parents to next generation in the form of DNA molecule। क्या कह रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर क्या होती है बेटा, क्रोमोसोम्स जनरली क्या करते हैं, इनके अंदर आप ऐसे बोल सकते हो कि जानकारी होती है, ठीक है, वंशानुगत जानकारी होती है। जनरली आपने देखा होगा जब कोई बच्चा होता है, ठीक है, तो ऐसे बोला जाता है अरे देखो आंखें इसकी मम्मी पे गई हैं, है ना, या जो कान है वो पापा पे गए हैं। हम लोग जनरली क्या करते हैं, उसके जो कैरेक्टर्स है ना, उसको लिंक करते हैं पेरेंट्स से, जिस पे भी वो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, वही क्रोमोसोम्स की वजह से। क्यों? क्योंकि जो क्रोमोसोम्स है उनके ऊपर वो इंफॉर्मेशन होती है जो कैरेक्टर्स को इनहेरिटेंस करता है, कहां से बेटा, पेरेंट्स से आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को, ठीक है। और किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है, डीएनए क्या होता है, डीएनए है बेटा आपका एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन। क्रोमोसोम्स पे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स पे बेटा जो है डीएनए होता है और साथ ही साथ उसमें आपके कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आपके क्रोमोसोम्स है वो डीएनए और कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आपसे पूछेगा कि कौन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, तो आप क्या बोलोगे, डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। और डीएनए होता कहां पर है, तो वो आता है आपके क्रोमोसोम्स में। The functional segments of DNA are called genes। तो वो सेगमेंट्स जो फंक्शंस करते हैं डीएनए के, ठीक है, जो डीएनए के जो कार्य है, जो इनहेरिटी जो, तो डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट्स है उनको क्या कहा जाता है बेटा, उनको कहा जाता है जीन्स, ठीक है। हिंदी में भी इसको जीन ही बोलते हैं। इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल, उस कोशिका में जो विभाजन नहीं करते यानी जो डिवाइड नहीं होती है, This DNA is present as a part of chromatin material। ये डीएनए किसकी तरह उपस्थित होता है, ये उसके अंदर क्रोमेटिन पदार्थ की तरह रहता है, ठीक है। अब क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम ठीक है कि जब आपकी जो सेल है वो डिवाइड कर रही है तो आपको ये विजिबल होगा किस शेप में, रोड शेप में। आप उसको क्या बोलोगे, क्रोमोसोम्स, जिसके ऊपर क्या होते हैं, आपके डीएनए होते हैं और कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं। लेकिन अगर हमारी जो सेल है वो डिवाइड नहीं कर रही है, ठीक है, तो ये डीएनए ये कहां पर है, कहां प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा बेटा आपका क्रोमेटिन मटेरियल में। ये देख सकते हो आप, इधर देखो एक पिक्चर आपको दिखाई गई है, ये जो आपकी सेल है एनिमल सेल, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस को हमने बाहर निकाल दिया। अब न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज क्रोमेटिन। बाद में वो आपकी जो है क्रोमोसोम्स बन जाते हैं एट अ टाइम ऑफ डिवीजन। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एन एंटेंगल्ड मास ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है बेटा, ये जो क्रोमेटिन पदार्थ है ना, ये धागे जैसी संरचना होती है। मतलब आपको ना समझ नहीं आएगा, जैसे आपके घरों में धागा होता है ना, जनरली आप क्या करते हो, तो धागे को अगर आप खोल खोल के ऐसे करते चले जाते हो तो वो क्या हो जाता है, उलझ सा जाता है। तो इस तरीके से आपका जो है बिल्कुल उलझा हुआ सा एक संरचना होती है, जिसको आप धागेनुमा संरचना बोल सकते हो। Whenever the cell is about to divide, जब कभी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज हो जाता है अच्छे से, ठीक है, एक आप बोल सकते हो संगठित हो जाता है, किसमें, गुणसूत्र का रूप ले लेता है, ठीक है। यानी कि पहले वो क्या है, पहले वो इस तरीके से अरेंज है, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से अरेंज है, उतला पुतला सा। अब क्या होगा, अब सेल्स जो है जैसे ही डिवाइड होने वाली स्टेज पर आएगी तो ये क्या होगा, ये आपका अच्छे से अरेंज हो जाएगा और किसका रूप ले लेगा, ये रूप ले लेगा आपका क्रोमोसोम्स का। होप सो यहां तक सभी को समझ आया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। फिर से यहाँ पे आप लोगों के लिए एक धागा है, एक सूत्र है, किसका, जिज्ञासा का। तो आइए देख लेते हैं क्या है ये। सम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो बेटा कुछ स्पेसिफिक कार्य ही करती है, कुछ विशेष कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे mature red blood cell RBCs in human do not have nucleus, enucleate। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आपकी, ठीक है, एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकता है। तो क्या कह रहा है कि कुछ कोशिकाएं जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसे कि आपकी बॉडी में जो प्रेजेंट होती है आपकी बेटा आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। अब न्यूक्लियस नहीं होता तो इसीलिए इनको कैसी सेल्स बोला जाता है, इनको बोला जाता है ई न्यूक्लिएट।
The absence of a nucleus provide more space for hemoglobin, allowing it to transport a larger amount of oxygen to all cells of the body. अब होप सो आप सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आगे जब ब्लड वाला चैप्टर आएगा तो मैं अच्छे से बताऊंगी। जो आपकी ब्लड सेल्स होती हैं, जो आपकी आरबीसीज होती है ना, ये क्या करती हैं जनरली, इसके अंदर क्या होता है आपका बेटा, इसके अंदर होते हैं आपके हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये ग्लोबिन तो आपका जनरली प्रोटीन होता है और ये हीमो जो होता है आपका आयरन का पार्ट होता है। अब ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये करता क्या है बेटा, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यानी अपने साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करता है और पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाता है। अब क्या होता है कि जब इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रोवाइड होता या जब इसके अंदर न्यूक्लियस की एब्सेंस होती है तो ज्यादा स्पेस मिल जाती है हीमोग्लोबिन को कि वो ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन लेके जाता है और हमारी बॉडी की सेल्स को प्रोवाइड कराता है। सिंस दे लैक अ न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता है, दे कैन नॉट रिपेयर और डिवाइड देमसेल्व्स। तो ये क्या होता है, देखो न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से कोई ना कोई नुकसान तो होगा ना, तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि ये ना तो अपने आप को ठीक कर पाता है, मरम्मत कर पाता है, और ना ही ये बेटा डिवाइड हो पाती है, यानी विभाजन नहीं हो पाता है। एज अ रिजल्ट, इसके कारण देयर लाइफ स्पैन इज शॉर्ट एंड दे सर्वाइव अप्रोक्सीमेटली फॉर 120 डेज। इसका जो लाइफ स्पैन है ना बेटा, इसका जो जीवन काल है वो छोटा हो जाता है और ये सिर्फ लगभग 120 दिन तक ही रेड ब्लड सेल्स आपकी जीवित रहती है। इज इट ओके? डू यू नो एनी अदर सेल्स विदाउट न्यूक्लियस? क्या आप किसी और ऐसी कोशिका के बारे में जानते हो जिसमें केंद्रक नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अभी हम लोग ऊपर डिफरेंसेस में पढ़कर आए हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी होती है बेटा जिनके अंदर जो आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। Their DNA is present as a single circular molecule associated with specific protein. और इनका जो डीएनए है वो एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल की तरह प्रेजेंट होता है कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ। The region containing this genetic material is called the nucleoid. यानी कि वो रीजन जहां पे ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है बेटा? उसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। अब जरा एक बार मैं तुम लोगों को वापस से ऊपर लेकर जाती हूँ जहां पर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे। ये देखो जरा, यहाँ पर हमने देखा था ना कि बैक्टीरिया सेल्स जो है वो आपका प्रोकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है, और प्लांट और एनिमल सेल्स जो आपके वो यूकैरियोट्स में आते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, ये देखो कुछ जेनेटिक मटेरियल जो है, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है? ये प्रेजेंट किया हुआ है बेटा आपका न्यूक्लियोइड्स में, ठीक है। जबकि प्लांट और एनिमल्स में क्या होते हैं? उसमें होते हैं आपके बेटा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बीच में एक डेंस जो मटेरियल या रोड सर्कुलर स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोलस। इज इट ओके? तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, राइबोसोम्स द प्रोटीन फैक्ट्रीज। क्या पढ़ने वाले बेटा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं राइबोसोम्स के बारे में। आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बता देती हूँ, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से ऑर्गेनल्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो दैट इज आपका वो क्या है? वो है आपका बेटा राइबोसोम। These are tiny structure may be present either freely in the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum. Ribosomes are the site of protein synthesis. बस इसके बारे में आपको क्या याद रखना है बेटा? इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो राइबोसोम्स है ना, जनरली ये क्या है? ये छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे आपके राउंड स्ट्रक्चर है जो क्या होते हैं, या तो वो साइटोप्लाज्म में, जनरली ये जो आपका इस तरीके से सेल है ना, या तो वो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे राउंड स्ट्रक्चर, या फिर आपका जो ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है इसके बारे में भी अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर आपके एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पर अटैच होते हैं। और जनरली इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है आपका प्रोटीन बनाना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में बस यही है कि राइबोसोम्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो आपके या तो फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे या फिर आपके एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से अटैच होते हैं। साथ ही साथ आप बोलेंगे कि इसका जो फंक्शन है वो क्या है आपका बेटा? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। इज इट ओके? तो चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ER, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, और इसको आप बोल सकते हैं एक तरीके से सेल की, कोशिका की निर्माण फैक्ट्री।
The endoplasmic reticulum ER is a large organelle that spreads like a network within a cytoplasm of the cell. क्या कह रहे हैं बेटा, जो ER है ना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ER बोलते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा कोशिकांग है जो कोशिका के साइटोप्लाज्म के अंदर ना जाल जैसा फैला रहता है। ठीक है, ये देखो जैसे आपका, ये मैंने बताया आपको, ये जो सेल है ना, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है, तो ये जो आपका साइटोप्लाज्म वाला एरिया होता है ना, यहाँ पे आपका जो है ये जाल की तरह फैला रहता है। The endoplasmic reticulum is continuous with the outer membrane of nuclear envelope. और ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जरा ध्यान से देखो, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो एनवेलप है ना बाहर वाला, ये यहाँ से इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन के साथ जो है बेटा, यहाँ से कंटिन्यूअसली फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जुड़ा रहता है, आप ऐसे बोल सकते। The ER play a key role in the synthesis and transport of protein, fats and some hormones in some of the specialized cells. अब क्या कह रहा है कि कुछ स्पेशलाइज्ड सेल में है ना बनने वाले जो हार्मोन्स हो गए, ठीक है, या फिर जो फैट होते हैं आपके, या जो प्रोटीन्स होते हैं, इनको बनाने और ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है आपका ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The structure of the ER in a cell varies depending on its function. अब जो ER का जो स्ट्रक्चर है ना सेल के अंदर, वो स्ट्रक्चर डिपेंड करता है उनके कार्यों पर, जैसे जैसा काम होगा उसके हिसाब से उनके स्ट्रक्चर बने हुए। There are two types of ER. इसी के बेसिस पर दो तरीके से ER को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, कैटेगराइज किया गया है। पहला वाला क्या है, RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या कह रहा है, इट लुक्स रफ अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस and is mainly involved in protein synthesis and protein secretion, for example in gland cells such as pancreatic cells. बेटा देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सबसे पहले रफ क्यों है ये समझ लो। देखो आप जब ध्यान से देखोगे ना, ये देखो ये वाली तो दानेदार है, ठीक है, जिनके ऊपर दाने दाने से प्रेजेंट है, और कुछ एक कैसी है आपकी चिकनी है, स्मूथ है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहा गया है, क्योंकि उनके ऊपर बेटा जब उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखा जाता है तो समझ आता है कि उनके ऊपर कुछ राइबोसोम्स जो उसकी सरफेस पे अटैच होते हैं। ठीक है, और ये काम क्या करते हैं, ये प्रोटीन के सिंथेसाइज में, ये प्रोटीन को सिक्रीश करने में, आप बोल सकते हो कि स्राव जनरली हम लोग बोल सकते हैं सिक्रीशन को। ठीक है, जैसे कि आपका कुछ जो ग्रंथियां वाली जो कोशिकाएं होती है ना, जैसे आपका पैनक्रियाज हो गया, वही अगर मैं बात करूं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इट डज नॉट हैव राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस एंड देयरफॉर लुक्स स्मूथ। तो अब क्योंकि इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, दानेदार जैसी कोई संरचना प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका नाम जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया। इट इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसाइज एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हार्मोन्स। और ये क्या काम करती है, ये वसा और हार्मोन को सिंथेसाइज करती है, यानी उसका संश्लेषण करती है और उसको स्टोर करके रख लेती है। ठीक है, स्टोर करने में हेल्प करती है। Is it okay? आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, गोल्जी apparatus, the packing and shipping center। अब क्या है कि गोल्जी apparatus के बारे में बात करते हैं, गोल्जी तंत्र के बारे में बात करते हैं। हमारा जो अगला ऑर्गेनल है, ठीक है, और ये काम क्या करता है, ये पैकेजिंग का काम करेगा और भेजने का काम करेगा। ठीक है, जो भी लिपिड्स वगैरह जो बनाए, जो भी फैट्स वगैरह जो जिनकी फॉर्मेशन हुई है, सिंथेसाइज हुए हैं, प्रोटीन वगैरह, उनको पैक करना और उनको शिप करने का काम करेगा। If you carefully look at the diagram of a cell, figure 2.10b and c, you will notice stacks of flattened sac-like structures. क्या कह रहे हैं बेटा, अगर फिगर 2.10 के b और c वाले में, यानी इस वाले में और इस वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ फ्लैट, पतले, चपटे, थैली जैसी संरचनाओं का ढेर दिखाई देगा। क्या आप लोगों को दिख रहा है, ये देखो, है ना, थैले जैसे ना, जैसे कई सारे थैलों को एक साथ इस तरीके से अरेंज करके रख दिया हो। ठीक है, टुगेदर एक साथ दिस स्टैक्स फॉर्म द गोल्जी apparatus। एक साथ जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को गोल्जी तंत्र बोला जाता है। इट इज फंक्शनली लिंक्ड टू ER। ये किसके साथ लिंक करता है, ये किसके साथ जुड़े हुए काम करने में, ये आपके बेटा अंतर्द्रव्य जालिका, यानी कि आपका मैंने बताया था ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सेल मेम्ब्रेन से और अदर सेल ऑर्गेनल्स, यानी ये जिनका जो काम है ना वो बाकी सारे जो ऑर्गेनल्स है उनके साथ जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, The Golgi apparatus act like the cell's post office। Most important लाइन है ये, जो भी फंक्शंस आप लोग समझते जा रहे हो ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि जो गोल्जी apparatus है ना, ये कोशिका का डाकघर की तरह काम करता है, जैसे पोस्ट ऑफिस होते हैं ना, इसकी तरह काम करता है। It modifies
sorts and package proteins and lipids into vesicles for transport, secretion और lysosome formation. ये क्या करता है, ये प्रोटीन और वसा में जो अगर कोई चेंजेस लाने होते हैं ना, मॉडिफाई करना होता है, तो उनको परिवर्तन करता है और अलग अलग करके छांट देता है, ठीक है, सॉर्ट कर देता है। उसके बाद उनको पैक करता है और पैक करके उनको ट्रांसपोर्ट करने में, सिक्रीट करने में यानी स्राव करने में और लाइसोसोम्स बनाने में काम करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ER भी। इंपॉर्टेंट तो ऐसे सारे ही हैं, बट फिर भी आप लोगों को बहुत ध्यान से जो मैं बताती जा रही हूँ उनके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। अब क्योंकि गोल्जी एपरेटस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बेटा यहाँ पर जो है एक इम्पोर्टेंट जो हम लोगों को ध्यान देना है वो है मीट अ साइंटिस्ट। तो चलिए एक साइंटिस्ट है, उनसे जरा मिल लेते हैं। द गोल्जी एपरेटस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1898 बाय एन इटालियन साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी इन द नर्व सेल्स ऑफ अ बार्न आउल। बेटा बहुत ध्यान से समझने वाली, याद रखने वाली चीज है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जो गोल्जी एपरेटस है वो सबसे पहले 1898 में एक इटालियन साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी, ठीक है। उन्होंने बार्न आउल के नर्व सेल के अंदर उसको देखा था, ठीक है, ऑब्जर्व किया था। यूजिंग स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स ही ऑब्जर्व्ड अ थ्रेड लाइक नेटवर्क। कई तरीके के रंग स्टेनिंग होता है, जब आप रंग वगैरह अलग अलग प्रकार के रंगों का हेल्प लेते हो, ठीक है। कई तरीके के स्टेनिंग टेक्निक का यूज करके उन्होंने एक थ्रेड जैसा नेटवर्क देखा था, जाल जैसी संरचना उन्होंने ऑब्जर्व की। अर्ली माइक्रोस्कोप्स कुड नॉट रिजॉल्व इट क्लियरली। पहले के जो माइक्रोस्कोप्स थे ना बेटा, वो इस तरीके से इन जैसी संरचनाओं को ढंग से देख नहीं पाते थे, स्पष्ट नहीं कर पाते थे कि एक्चुअल में कोई चीज है क्या। Therefore, इसीलिए many doubted its existence। इसीलिए कई तरीके की जो संदेह थे वो उनके दिमाग में आ गए। However, हालांकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशंस कंफर्म इट decades later। कुछ दशकों बाद क्या हुआ, या कई दशकों बाद आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसकी कंफर्मेशन की पुष्टि कर दी गई। When the structure was clearly seen and confirmed, it was named the Golgi apparatus in his honor। अब क्योंकि संरचना को अच्छे से देखा गया था और इसकी पुष्टि भी हो गई थी कि हाँ भाई जो कैमिलो गोल्जी ने बताया ये वही चीज है, इसीलिए उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया गोल्जी एपरेटस यानी कि गोल्जी तंत्र। Is it okay? गोल्जी तंत्र। लाइसोसोम द क्लीन अप सिस्टम। अब हम लोग बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में, जो क्या है, जो एक क्लीन अप सिस्टम है यानी कि सफाई व्यवस्था है। सेल्स प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल एंड डैमेज्ड worn out organelles during their activities। बेटा कोशिकाएं जो है अपनी जो डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज करती हैं उस दौरान वो क्या हो जाती है, वो घिस जाती हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि वेस्ट मटेरियल निकालती हैं, ठीक है, वेस्ट पदार्थ निकालती हैं या टूट फूट जाती है, ठीक है। हाउ डज द सेल प्रिवेंट दिस वेस्ट फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग इनसाइड इट। तो कोशिका कैसे अपने आप को बचाती है, ये जो सारा वेस्ट हुआ है भाई ये तो अगर सेल के अंदर ही इकट्ठा हो जाएगा, और सेल के अंदर इकट्ठा हो जाएगा इसका मतलब तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो कैसे सेल जो है, कैसे कोशिका जो है अपने अंदर इनको इकट्ठा होने से रोकती है। Lysosomes are single membrane bound sacs filled with enzymes which can break down unwanted protein, carbohydrate, fat and even damage part of the cell। कह रहा है कि जो लाइसोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक तो सबसे बड़ी बात सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन के होते हैं। और ये किससे भरे हुए होते हैं, इनके अंदर क्या भरे होते हैं, आपके एंजाइम्स भरे होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं जो भी अनवांटेड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, इस तरीके का जो वेस्ट मटेरियल होता है ये इसको क्या करते हैं, ये इसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ जो डैमेज पार्ट होता है उसको भी ब्रेक डाउन करता है, कीपिंग इट क्लीन एंड हेल्दी, जिसकी वजह से जो कोशिका है वो साफ रहती है और स्वस्थ रहती है। The products formed by the breakdown are released into the cytoplasm where they may be reused in other cellular processes। और जो प्रोडक्ट बनता है ब्रेकडाउन होने के बाद, ठीक है, वो उसको कहाँ छोड़ देते हैं, उसको साइटोप्लाज्म में छोड़ देते हैं, जहाँ पे वो उसको दोबारा से रीयूज कर लेते हैं सेलुलर प्रोसेसेस में, यानी जो कोशिकाओं के द्वारा अदर जो प्रोसेसेस होती है उसके अंदर ब्रेकडाउन जो रिलीज होता है उसको रीयूज कर लिया जाता है। अब क्योंकि हम लाइसोसोम का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है। क्वेश्चन कहता है कि व्हाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए बता देती हूँ कि लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली क्यों बोला जाता है। देखो बेटा जनरली क्या होता है
कि जो लाइसोसोम्स होते हैं वो सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, गोल गोल बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो एंजाइम से भरे होते हैं, ठीक है। जहां पर भी आपका वेस्ट मटेरियल होता है, ये टूटी फूटी कोशिका होती है, ये वहां जाते हैं और क्या हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाता है, फट जाते हैं, ठीक है। फटने की वजह से क्या हो जाता है, जो एंजाइम्स उसमें से निकलते हैं वो क्या कर देते हैं, वो जो है आपकी कोशिका को वहां से जो वेस्ट होता है उसको क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, और उसके बाद आपकी जो कोशिका है उसको क्लीन और हेल्दी बना देते हैं। तो आपकी कोशिका को साफ और स्वस्थ रखने के लिए ये लाइसोसोम्स खुद को क्या कर देते हैं, खुद का सुसाइड कर लेते हैं, इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहा जाता है। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे आपका थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी है, ठीक है। एक और फिर से आप लोगों को जिज्ञासा का सूत्र देख लेते हैं क्या है। ह्यूमन स्पर्म सेल्स कंटेन लाइसोसोमल एंजाइम्स। आपको पता है मेल के अंदर, ह्यूमन के अंदर, मेल के अंदर जो आपकी स्पर्म सेल्स पाई जाती हैं, जबकि फीमेल के अंदर आपकी ओवा या ओवम सेल्स पाई जाती है, ठीक है। तो स्पर्म सेल्स जो क्या करता है, वो लाइसोसोमल एंजाइम्स कंटेन करता है। इसका मतलब वही लाइसोसोमल एंजाइम जो लाइसोसोम्स में पाए जाते हैं। व्हेन अ स्पर्म मीट्स एन एग, जब स्पर्म जो है अंडाणु से मिलता है, these enzymes help break down the outer layer of egg। यही एंजाइम्स जो है वो हेल्प करते हैं किसकी, एग की आउटर लेयर को ब्रेक डाउन करने में, तोड़ने में, allowing fertilization to take place। और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है। You will learn about the human sperm cells later in chapter 11। अध्याय 11 में आप लोग जो है ह्यूमन स्पर्म सेल्स के बारे में पढ़ो।